स्वागत है आपका अभ्युदय सिविल सर्विस क्लासेस में। 19 और 20 सेंचुरी एक ऐसा समय था जहां सामाजिक कुरीतियां अपने चरम पर थी, जहां धार्मिक अंधविश्वास और पाखंड अपने चरम पर था। ऐसे में आवश्यकता थी कि समाज में सुधार लेकर आ जाए और उसी सुधार के कंटेक्स्ट में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन देश के अंदर बड़ी मात्रा में चलाए गए थे। इससे पहले आप देखें तो इससे पहले मुगलों का शासन था जो बाहरी थे, और ब्रिटिशों का शासन था जो भी बाहरी थे, जो भारत पे शासन कर रहे थे। इस समय पश्चिमी चेतना जो है कुछ विद्वानों के मन में आती है, और वो पश्चिम के जो विचार हैं, जहां पश्चिम का समाज जो है वो अंधविश्वास रूढ़ियों से ऊपर उठ चुका था, जहां सामाजिक कुरीतियां और धार्मिक पाखंड नहीं था, उससे प्रेरणा लेकर भारत में भी इस चीज को अप्लाई करने की कोशिश करता है और भारत की जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनको नष्ट करने का प्रयास करता है या खत्म करने का प्रयास करता है। इसी संदर्भ में आप देखें तो दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फूले जैसे नाम हमें देखने को मिलते हैं। इसमें मुस्लिम सुधार आंदोलन में देखें तो अहमदिया आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, जहां सर सैयद अहमद खां एक बहुत महत्वपूर्ण पर्सनालिटी के रूप में हमें दिखाई देते हैं, है ना। इन्होंने काफी ज्यादा सुधार किए अपने अपने धर्मों में। तो हम आज के लेक्चर में एक एक करके जो महत्वपूर्ण 19वीं और 20वीं सदी के धार्मिक सुधार आंदोलन है उनकी चर्चा करेंगे। अब इस पूरे टॉपिक से क्वेश्चन जो है बहुत मामूली और सतही स्तर के आते हैं, तो हमने और ज्यादा आपको डिटेल में देने की कोशिश की है ताकि मेंस में भी यहां से कोई क्वेश्चन करे तो आप उसको आसानी से डील कर लें। देखिए, आप प्रीलिम्स के पेपर का आप नेचर देखें तो प्रीलिम्स में मैंने ज्यादातर नोटिस किया है कि कोई आंदोलन है, सामाजिक सुधार आंदोलन है, तो उसकी स्थापना से और उसके संस्थापक कौन थे या उससे संबंधित कौन व्यक्ति हैं, इनसे संबंधित बहुत ज्यादा मात्रा में एमपीपीएससी ने सवाल पूछे। स्पेशली स्थापना पे फोकस करता है, तो इस चीज को याद रखेंगे। दूसरा यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि कोई पर्टिकुलर आंदोलन है, जैसे हम कहें आर्य समाज, तो आर्य समाज का उद्देश्य क्या था, इससे क्वेश्चन बन सकता है। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि वो कोई भी सोसाइटी है या समाज है वो किस तरीके की चीजों को फॉलो करता था, किस तरीके, जैसे हम ब्रह्म समाज की बात करें, आर्य समाज की बात करें, है ना। तो ये जो ब्रह्म समाज है या आर्य समाज है, ये मूर्ति पूजा का समर्थन करते थे कि नहीं करते थे, ये किस तरीके के भगवानों में विश्वास करते थे, ये वेदों को मानते थे कि नहीं मानते थे, इन्होंने सती प्रथा के बारे में क्या कहा, विधवा पुनर्विवाह के बारे में क्या कहा, मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन का जो समाज सुधार कर रही है उसका नेचर क्या था, इससे सवाल बन सकते हैं। तो ये 3-4 तरीके हैं सवाल बनने के, इनके आसपास ही क्वेश्चन बनेंगे, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। और ये भी मैं आपको ज्यादा बता रहा हूं, ईमानदारी से तो आप देखें तो संबंधित व्यक्ति, स्थापना वर्ष और उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है और उद्देश्य, मोटे तौर पे इनसे ही लगातार 90% तक आपके जो है क्वेश्चन बने हैं पिछले प्रीलिम्स के एग्जाम में, सिविल सर्विस के लिए, स्पेशली एमपीपीएससी के कंटेक्स्ट में बात करें तो हम चालू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जहां हम 19वीं और 20वीं शताब्दी के सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन को पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, अब जैसा मैंने आपको बताया कि सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन जो है वो देश के अंदर उस समय जो है 19वीं शताब्दी में धार्मिक अंधविश्वास और सामाजिक रूढ़ियां प्रचलित थी, जो मैं आपको बता चुका हूं, जैसे कन्याओं की हत्या, बाल विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियां जो है प्रचलन में थी। ठीक है, और विशेषकर अगर बात करें तो स्त्रियों का जीवन जो है दुख और अपमान से भरा हुआ था। विशेषकर स्त्रियों की तो बहुत ही दयनीय स्थिति हमें देखने को मिलती है। तो जो ज्यादातर समाज सुधार आंदोलन है उसमें आप एक कॉमन चीज पाएंगे कि हर कोई जो है बाल विवाह का विरोध करता हुआ नजर आ रहा है, हर कोई जो है स्त्रियों की शिक्षा के बारे में बात करते हुए दिखाई दे रहा है, हर कोई जो है सती प्रथा को रोकने के लिए, बहु विवाह को रोकने के लिए बात करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या इस 19वीं 20वीं सदी में हमें स्त्रियों के संदर्भ में भी दिखाई देती है। तो यहां देखिए कुछ नाम लिखे हुए हैं, इन्होंने जो है 19वीं सदी के विभिन्न नेता और शिक्षित भारतीय पश्चिमी विचारों से जागृत हुए, जिसमें राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, हेनरी विवियन डेरियोजे, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फूले, रमाबाई आदि जैसे समाज सुधारकों ने समाज सुधार आंदोलनों को व्यवस्थित रूप दिया तथा सामाजिक बुराइयों और विचारधाराओं को दूर करने के लिए
एक प्रयास किया, है ना। तो मोटे तौर पे ये नाम है। अब इनकी डिटेलिंग भी करेंगे क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो इनकी डिटेलिंग करेंगे। इन व्यक्तियों ने किस ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया, कब किया और उसका क्या मोटिव था। ठीक, तो अब हम शुरू करते हैं पहला आर्य समाज से। ठीक है, पहला हम देखते हैं आर्य समाज। तो पहली चीज आपको याद रखना है आर्य समाज के बारे में कि आर्य समाज की जो है स्थापना किसने की और आर्य समाज से संबंधित कौन कौन से व्यक्ति थे। ठीक, ये है आर्य समाज। ठीक, तो देखिए आर्य समाज की स्थापना जो है हमें 1875 में देखने को मिलती है और किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब? 1875 में। पहला क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बनेगा। इसके सदस्यों की बात करें तो आर्य समाज से संबंधित कौन कौन से व्यक्ति हैं, तो लाला हरदयाल इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण नाम होते हैं। ठीक है, यहां पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद और लाला हंसराज। हरदयाल नहीं, लाला हंसराज, सॉरी मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था। लाला हंसराज, हंसराज जो है वो एक महत्वपूर्ण नाम है। तो चार नाम आपको याद रखना है, पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद और लाला हंसराज, ये व्यक्ति थे। ठीक है, ये आर्य समाज से संबंधित व्यक्ति थे। देखिए ये जो लाला हंसराज है, इन्होंने एंग्लो आर्य समाज में जो है एंग्लो वैदिक स्कूल भी चालू किया था। और जो श्रद्धानंद है, इन्होंने भी एक गुरुकुल आश्रम चालू किया था। जो क्या था, आर्य समाज की जो फिलॉसफी है उसको बच्चों तक पहुंचाते थे। जो लाला हंसराज ने जो स्कूल चालू किया था वो पश्चिमी विचारों पर बेस्ड स्कूल था, जबकि स्वामी श्रद्धानंद जो है वो पश्चिमी विचारों के विरोधी थे और वो जो है आर्य समाज के जो पुरातन सिद्धांत थे उनको लेकर जो है अपने स्कूल को संचालित करते थे। गुरुकुल जैसी पद्धति स्वामी श्रद्धानंद ने स्थापित की थी। किस लिए? आर्य समाज के मैसेज को बच्चों तक कन्वे करने के लिए, है ना। आगे भी ये इंफॉर्मेशन आई बट यहां नाम आया इसलिए मैंने बता दिया आपको। अब देखिए महत्वपूर्ण तथ्य, इनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं। आपसे पूछेगा शुद्धि आंदोलन किसने चलाया, तो शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? आर्य समाज ने, शुद्धि आंदोलन। अब आपसे पूछेगा कि शुद्धि आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो शुद्धि आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जहां अगर कोई व्यक्ति हिंदू धर्म को छोड़कर किसी अन्य धर्म को अपना लेता है, लोभ लालच भय या किसी अन्य कारण से, तो उसे वापस अपने धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता होती थी, वो अपना सकता था। और इसी को हमने शुद्धि आंदोलन कहा। ये किसने चलाया था? ये चलाया था आर्य समाज ने। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875। ठीक है, इस डेट को याद रखना, मैं कहीं और कनेक्ट करके भी बताऊंगा आपको इसको, 1875 में। ठीक है, दूसरा देखें तो स्वामी विवेकानंद, वेदों की ओर लौटे, ये नारा किसने दिया था? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है सिविल सर्विस की परीक्षाओं का कि वेदों की ओर लौटे, गो बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटे। क्यों? स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वेदों को सर्वे सर्वा मानते थे और सबसे उच्च कोटि का ज्ञान वेदों में वर्णित है, वो अत्रुटिपूर्ण है ऐसा मानते थे। और वो कहते थे कि अगर हमें समाज का विकास करना है, हमें सामाजिक उत्थान करना है, तो हमें वापस वेदों की ओर जाना चाहिए। और इनकी बात को आज भी कोई डिनाई नहीं कर सकता। आज भी समाज में जो कुरीतियां, जो पाखंड फैला हुआ है, उसको बहुत बड़ी मात्रा में अगर हम हमारा जो वेदों का ज्ञान था उसको आज हम फॉलो करें तो उसको हम समाप्त कर सकते हैं। ये बहुत गहराई वाली बात है। अगर आपने वेदों को ठीक से समझा है, उसके क्रक्स को समझा है, तो आप समाज की लगभग सारी बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। तो स्वामी दयानंद ने वेदों की ओर लौटे का नारा दिया। अगला महत्वपूर्ण है यहां पे कि इस संगठन का उद्देश्य क्या था। तो इस संगठन का जो उद्देश्य था वो मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, मूर्ति पूजा को रोकना, मूर्ति पूजा कोई नहीं करेगा, है ना, अंधविश्वास को रोकना, फिर पशु बलियों को रोकना, बहुदेववाद, बहुत सारे ईश्वर मान लिए आपने, नाना प्रकार के ईश्वर मान लिए, बहुदेववाद का ये समर्थन नहीं करता था। पुरोहितवाद, पंडित पुरोहितों को ये मान्यता नहीं देता था, तो इनके खिलाफ खड़े थे। तो इन सब चीजों को याद रखें। मूर्ति पूजा का खंडन करते थे, बहुदेववाद को नहीं मानते थे, पुरोहितवाद को ये नहीं मानते थे, पशु बलियों को नहीं, ये नहीं मानते थे, है ना। कौन? आर्य समाज वाले। इन्होंने सती प्रथा और जाति प्रथा का भी विरोध किया। मैंने आपको जैसे बताया था कि सती प्रथा एक ऐसी कुरीति थी, लगभग सारे संगठन इसका विरोध करते हुए दिखेंगे, है ना। जाति प्रथा का भी विरोध किया। आर्य समाज ने महिला शिक्षा को बल दिया, बाल विवाह का उन्मूलन किया कि भाई बाल विवाह नहीं होना चाहिए, इस पे ध्यान केंद्रित किया। और कुछ मामलों में जो है विधवाओं का पुनर्विवाह भी हो जाना चाहिए, ऐसा कहा गया। बट इस मामले में इनकी सोच थोड़ी सीमित थी, क्योंकि ये कहते थे कि विधवा विवाह
किस विधवा का विवाह होना चाहिए? तो ऐसी विधवा जो नौजवान है जिसकी अभी अभी शादी हुई है और जिसने किसी संतान को उत्पन्न नहीं किया है, उसके विधवा विवाह की ये फेवर में थे, है ना? तो उतनी डिटेलिंग में आपको जानने की जरूरत नहीं है ना? यहाँ एमपीपीएससी में उस डिटेल में जाके क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, ठीक? तो इन चीजों को आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। एक और महत्वपूर्ण फैक्ट निकल के आता है सत्यार्थ प्रकाश। तो सत्यार्थ प्रकाश नाम की एक किताब है जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी। पहली चीज आपको याद रखना है, सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया? स्वामी दयानंद सरस्वती की किताब। इस किताब के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है समाज में फैली हुई बुराइयों, धार्मिक सुधारों और वेदों के ज्ञान को प्रस्तुत किया। तीन चीजों को बताया इसने, समाज में फैली हुई बुराइयों के बारे में चर्चा की, धार्मिक सुधारों के बारे में चर्चा की, यहां मतलब धार्मिक सुधार आंदोलन है, सामाजिक सुधार आंदोलन है, और यहाँ वेदों की का महिमा मंडन किया इन्होंने, है ना? तो जो समाज सुधार और धार्मिक सुधार और वेदों का महिमा मंडन हमें सत्यार्थ प्रकाश में देखने को मिलता है, जो स्वामी दयानंद की किताब है, ठीक। अब यहां एक नाम आता है बहुत महत्वपूर्ण, इससे सवाल बनते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती। इनके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम मूल संकट था, है ना? तो ये सब आपको जानने की जरूरत नहीं है, अब ये सब पहले आते थे क्वेश्चन, अब नहीं आएंगे ये इस तरीके के क्वेश्चन। तो इन्होंने एक गौ रक्षणी सभा बनाई। तो सबसे पहला सवाल आएगा आपको कि गौ रक्षणी सभा किसके द्वारा बनाई गई? स्वामी दयानंद सरस्वती। दूसरा, गौ करुणा निधि नामक एक पुस्तक की रचना की। गौ करुणा निधि नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई? आप सरप्राइज हो जाएंगे, वहां क्वेश्चन आएगा तो अरे किसने की? तो ये एक इंफॉर्मेशन है और बहुत ही एनसीईआरटी में लिखी हुई इंफॉर्मेशन है, लेकिन बहुत सारी जगह ये इंफॉर्मेशन मिलती नहीं है। तो आपको याद रखना है, गौ करुणानिधि नामक जो पुस्तक की रचना है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। तो कहीं ना कहीं गौ रक्षा के समर्थक माने जाते थे कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला देखिए, पाश्चात्य के समर्थक लाला हंसराज। मैंने आपको बताया था लाला हंसराज थे, उनकी जो प्रकृति थी वो पाश्चात्य को समर्थन देने वाली थी। उन्होंने 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज खोला। कहां? लाहौर में। तो दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज कब खोला गया? 1886 में। किसने खोला? लाला हंसराज ने। क्यों? क्योंकि वो पश्चिमी विचारकों के समर्थक थे, और जो एंग्लो वैदिक कॉलेज है, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, वो पाश्चात्य शिक्षा को बल देता था। स्वामी श्रद्धानंद ने लेखाराम और मुंशीराम की सहायता से, स्वामी श्रद्धानंद ने लेखाराम और मुंशीराम की सहायता से 1902 में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय खोला। कहां? हरिद्वार में। तो ये खोल रहे हैं कहां? लाहौर में। कौन? लाला हंसराज। 1902 में स्वामी श्रद्धानंद खोल रहे हैं क्या? गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। कहां? हरिद्वार में। और ये जो है पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी थे। तो जो आर्य समाज की परंपरागत शिक्षा थी उसको ये देने के लिए स्वामी श्रद्धानंद ने जो गुरुकुल पद्धति में विश्वविद्यालय खोला था, ठीक। दयानंद सरस्वती ने पाखंड खंडनी पताका, पाखंड का खंडन करने के लिए पताका फहराया और आगरा से उसकी शुरुआत की। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो पाखंड को खत्म करना चाहते थे। इसी संदर्भ में उन्होंने पाखंड खंडनी पताका की शुरुआत की आगरा से। कहां से? आगरा से। तो सवाल आएगा कि पाखंड खंडनी पताका की शुरुआत किसके द्वारा की गई? स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला है कि किसको भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को जो है भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। शायद ये मार्टिन लूथर किंग से ज्यादा होशियार थे, ठीक, फिर भी कहा जाता है तो कहा जाता है, ठीक है। ये होता है हमारा आर्य समाज, ठीक है। ये आपको याद रखनी है, इसके आसपास से क्वेश्चन आएगा, आप डील कर लेंगे। अब अगला आता है महिला आर्य समाज। महिला आर्य समाज की स्थापना किसने की? आपको याद रखना है। तो महिला आर्य समाज की जो स्थापना है वो हमें 1882 में पंडित रमाबाई के द्वारा देखने को मिलती। किसके द्वारा? पंडित रमाबाई। 1882 पंडित रमाबाई किसकी स्थापना की? आर्य समाज, आर्य महिला समाज की स्थापना, पंडित रमाबाई। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक। पंडित रमाबाई जो है वो ब्रह्म समाज के सिद्धांतों से प्रेरित थी, है ना। तो ब्रह्म समाज के सिद्धांतों से प्रेरित थी ये, है ना। और इनका उद्देश्य क्या था? तो सीधी सी बात है, आर्य महिला समाज है तो उसका उद्देश्य क्या होगा कि भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को ऊंचा उठाने का उद्देश्य से शुरू किया गया था। तो इन्होंने महिला शिक्षा और किस पे? महिला शिक्षा और बाल विवाह के उत्पीड़न से मुक्ति दिलाने के लिए इन्होंने
काम किया, ठीक है, काम किया। यहां एक इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पंडित रमाबाई ने त्यागी और प्रताड़ित विधवाओं विशेषकर युवाओं की मदद के लिए शारदा सदन की शुरुआत की। तो पहला सवाल बनेगा कि शारदा सदन की शुरुआत क्यों, किसने की? तो शारदा सदन की शुरुआत की पंडित रमाबाई ने, याद रखना है, शारदा सदन पंडित रमाबाई। कब की? तो एग्जैक्टली मैं आपको डेट बता दूं क्योंकि एमपीपीएससी डेट पूछ लेता है ना। तो 11 मार्च 1889। कब की? तो शारदा सदन, यहां लिख देता हूं मैं, शारदा सदन, ठीक है, 11 मार्च 1889 को शारदा सदन की स्थापना की। किसने की? पंडित रमाबाई ने, ठीक, पंडित रमाबाई ने की 11 मार्च 1889 में। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि जो प्रताड़ित विधवा हैं विशेषकर युवा, उनकी मदद के लिए ये खोला गया था, ठीक है, शारदा सदन। तो विधवा महिलाओं के लिए, युवा विधवा महिलाओं के लिए शारदा सदन की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? पंडित रमाबाई के द्वारा। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले पीछे बताया था कि आर्य समाज जो है विधवा विवाह का समर्थन तो करता था, लेकिन विधवा विवाह में जो नव विवाहित विधवाएं हैं उनका समर्थन करता था। और यहां भी आप देखिए जो शारदा सदन है वो विशेषकर युवाओं की मदद कर रहा है। कैसे? प्रताड़ित विधवाओं की मदद कर रहा है, जो विधवा हो गई हैं और जिनको घर में प्रताड़ित किया जा रहा है, उस संदर्भ में ये बात करता हुआ दिख रहा है। तो आर्य समाज की फिलॉसफी आप देख रहे हैं किस तरीके की फिलॉसफी है, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला हम देखते हैं आत्मीय सभा। तो आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई? 1814 में। किसने की? राजा राममोहन राय ने। तो 1814 में कलकत्ता के अंदर राजा राममोहन द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की गई। और ये जो आत्मीय सभा है 1814 में बन रही है, ये इसके 14 साल बाद ब्रह्म समाज का रूप ले लेगी। कब? 1828 में। 14 साल बाद ये जो है 1828 में यही आत्मीय समाज जो है ब्रह्म समाज बन जाती है। इसके सदस्यों की बात करें तो इसके सदस्य थे आत्मीय सभा के वृंदावन मित्र, प्रसन्न कुमार टैगोर, द्वारकानाथ टैगोर और शिव प्रसाद मिश्रा। द्वारकानाथ टैगोर थे, इन्हीं के बेटे थे देवेंद्रनाथ टैगोर। और देवेंद्रनाथ टैगोर जो है बाद में जो है ब्रह्म समाज की कमान संभालते हैं, ब्रह्म समाज की कमान संभालते हैं। और केशव चंद्र सेन जो है 1858 के अंदर केशव चंद्र सेन जो है ब्रह्म समाज में शामिल होते हैं। किसमें? ब्रह्म समाज में शामिल होते हैं। तो जो देवेंद्रनाथ टैगोर है, जो द्वारकानाथ टैगोर के बेटे हैं, उस समय इसके न्यासी होते हैं। किसके? आत्मीय समाज के नहीं, ब्रह्म समाज के, मतलब उसको चेयर कर रहे होते हैं। तो वो जो है केशव चंद्र सेन को जो है ब्रह्म समाज का अध्यक्ष बना देते हैं, केशव चंद्र सेन को। लेकिन 1865 आते आते अंतर जातीय विवाह के संबंध में उनकी पट्टी नहीं है। 1865 में उनको, केशव चंद्र सेन को, उस पद से हटा भी देते हैं, ठीक। तो एक इंफॉर्मेशन थी, आगे आएगी, इसको और देखेंगे हम, है ना। इससे क्वेश्चन पूछा है एमपीपीएससी ने, जो मैंने आपको अभी इंफॉर्मेशन बताई, है ना। तो अभी देखो, आगे देखो। अब आते हैं आत्मीय सभा पे। तो आत्मीय सभा के बारे में 1814 में बनी। किसने बनाई? राजा राममोहन राय ने। आत्मीय सभा को दोस्तों का समाज कहते थे। तो कौन सी सभा को दोस्तों का समाज कहा जाता था? याद रखना है, आत्मीय सभा को। ये लोग एकेश्वरवादी आदर्श और दार्शनिक चर्चा करते थे, है ना। ये मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, सामाजिक बुराइयों जैसे बाल विवाह, सत्य प्रथा, जातिगत कठोरता के खिलाफ अभियान चलाया। 1814 में जो मैंने आपको बता दिया, आत्मीय समाज ने ही ब्रह्म समाज का रूप लिया। ये इंफॉर्मेशन मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। आगे देखिए, राजा राममोहन राय के बारे में देखते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण पर्सनालिटी। इसके बाद हम ब्रह्म समाज देखेंगे, है ना। राजा राममोहन राय के बारे में देखते हैं। तो पहला सवाल देखिए, आप जन्म लिखा हुआ है तो आप देख लीजिए आप यहां कि 22 मई 1774 में हुगली, बंगाल में राजा राममोहन राय का जन्म होता है। राजा राममोहन राय जो है बहुभाषाविद थे। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि कौन सी भाषा बोलते थे, आपको याद रखना है कि बहुभाषाविद थे। अरबी भी जानते थे, फारसी भी जानते थे, संस्कृत भी जानते थे, लैटिन, यूनानी, अंग्रेजी और अन्य पाश्चात्य भाषाओं का ज्ञान था। तो कहीं ना कहीं ये बहुभाषाविद थे, ये हमें दिखाई दे रहा है। इन्होंने जॉन डीवी के दीवान के रूप में काम किया।
कुछ दिन तक जो है राजा राममोहन राय ने अंग्रेजी कंपनी में काम किया। तो जॉन डीवी के दीवान के रूप में ये काम करते थे। भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें युगदूत की उपाधि दी है। अगली लाइन है, सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें युगदूत की उपाधि दी है। किसको? राजा राममोहन राय इज इक्वल टू युगदूत। किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो राजा राममोहन राय को अकबर द्वितीय द्वारा राजा की उपाधि दी जाती है। तो अकबर द्वितीय कौन थे? तो अकबर द्वितीय जो थे मुगल बादशाह थे। अकबर द्वितीय जो है राजा राममोहन राय से रिक्वेस्ट करते हैं और उनकी पेंशन बढ़ाने के लिए अंग्रेजी सरकार को से वो बातचीत करें, इस बारे में उनको कन्वेंस करते हैं। तो अकबर द्वितीय के साथ राजा राममोहन राय ब्रिटेन जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं और अपनी पेंशन, राजा की पेंशन बढ़ाने के लिए, राजा मतलब अकबर द्वितीय की पेंशन बढ़ाने के लिए सरकार से आग्रह करते हैं। कौन सी सरकार से? ब्रिटिश सरकार से। इसलिए इससे खुश होकर अकबर द्वितीय जो है वो राममोहन राय को राजा राममोहन राय कहते हैं और उनको राजा की उपाधि देते हैं। तो अकबर द्वितीय ने जो है राजा की उपाधि दी किसको? राजा राममोहन राय को। दो बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं, इनको याद रखना है आपको। तुहुफ उल मुबाहुद्दीन या गिफ्ट टू मोनिथिस और परसेप्ट ऑफ जीसस, ये राजा राममोहन द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं, है ना? ठीक है। तुहफत उल मुबाहिदीन, है ना, गिफ्ट टू मोनिथिस और परसेप्ट ऑफ जीसस, ये राजा राममोहन द्वारा लिखी गई दो पुस्तकें हैं। इनको आप याद रखेंगे, ठीक है। 2-3-4 बार आप पढ़ेंगे ना तो चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। और प्रीलिम्स में एक अच्छी बात यह होती है कि आप बार बार पढ़ लीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स में क्या है, आंसर आपके सामने होता है और उनमें से आपको चुनना पड़ता है। अगर आपने 2-3-4 बार पढ़ा है ना तो अपने आप ही आपको वो जो आंसर वो है दिमाग में आ जाएगा और आप सही टिक कर देंगे, है ना। इसलिए रिवीजन जरूरी है, ज्यादा प्रीलिम्स में आपको दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद देखें, संवाद कुमुदी नाम की जो है रचना हमें राजा राममोहन द्वारा देखने को मिलती है। संवाद कुमुदी, जैसे मैंने आपको बताया था सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती ने की थी, ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि संवाद कुमुदी की रचना किसने की? तो राजा राममोहन राय ने संवाद कुमुदी का संपादन किया, ठीक है। इसके बाद देखिए 1885 में 1825 में जो है राजा राममोहन राय ने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। तो वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने की? राजा राममोहन राय ने। कब की? 1825 में। 1817 में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। हिंद नहीं है, ये हिंदू कॉलेज है। 1817 में कलकत्ता में इन्होंने हिंद कॉलेज की स्थापना की और किसके सहयोग से की? डेविड हेयर। तो डेविड हेयर का नाम यहाँ इंपॉर्टेंट है, एक एग्जाम में इनका नाम भी पूछा हुआ है कि हिंद कॉलेज की स्थापना 1857 में 1817 में राजा राममोहन राय ने किसके सहयोग से की थी? तो वो है डेविड हेयर के सहयोग से की थी, ठीक। इस इंफॉर्मेशन को आप याद रखेंगे। इसके बाद देखें 1822 में जो है फारसी भाषा में मिरात उल अखबार राजा राममोहन द्वारा लिखा गया और अंग्रेजी में ब्रह्मनिकल मैगजीन का प्रकाशन किया। तो 1822 में मिरात उल अखबार और ब्रह्मनिकल मैगजीन लिख रहे हैं कौन? राजा राममोहन राय। इसके एक साल बाद देखें 1823 में जो है राजा राममोहन राय ने कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की स्थापना की। तो सवाल आएगा कि कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की स्थापना किसने की? राजा राममोहन राय ने। और कब की? 1823 में। ये जो फैक्ट है, मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर जो है आपसे कुछ पूछा जाएगा राजा राममोहन राय के संदर्भ में। अब हम देखें कि ब्रह्म समाज क्या है और इसकी स्थापना किसने की, इसको देखते हैं। क्या उद्देश्य थे, कौन कौन से इससे संबंधित व्यक्ति थे। तो आप देखें ब्रह्म समाज एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्रह्म समाज, इसको देखिए ध्यान से। तो ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं राजा राममोहन राय। कब करते हैं? 1828 में। मैंने आपको बताया था 1814 में जो आत्मीय सभा बनी थी वही 1828 में आते आते ब्रह्म समाज में कन्वर्टेड हो जाती है। ये कोई नई संस्था नहीं है। इसका उद्देश्य क्या था? जो उन लोगों का उद्देश्य था लगभग वही उद्देश्य था। मूर्ति पूजा नहीं करना, बहुदेववाद, बहुत सारे देवताओं को नहीं पूजना, जातिगत भेदभाव का विरोध करना है, एकेश्वरवाद में विश्वास करना है। जो आर्य समाज बात कर रहा है वह वही ये बात करते हुए दिख रही है। पर ये पुरानी संस्था थी, तो शायद पहले इसने ये फिलॉसफी दी
फिर आर्य समाज ने उसको फॉलो किया। राजा राम मोहन राय सती प्रथा को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार के साथ इन्होंने कड़ा विरोध किया और 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर सती प्रथा उन्मूलन कानून बनाया। तो सती प्रथा से संबंधित जो कानून था उसके उन्मूलन, उसको खत्म करने से पहले संबंधित, उसमें राजा राममोहन राय का बहुत बड़ा योगदान था। और 1829 में उन्होंने विलियम बेंटिंग से आग्रह किया और विलियम बेंटिंग ने जो है इसके उन्मूलन से संबंधित कानून बना दिया। कब बना दिया? 1829 में। इस बात को हम देख चुके हैं, है ना। आगे देखिए, इसमें मूर्ति पूजा की आलोचना की गई है, सती प्रथा, बाल विवाह आदि की आलोचना है, सामाजिक बुराई है, इसमें मानव गरिमा पे बहुत बल दिया गया है। वही साधारण बात है ना, ये तो मुझे लग रहा है जनरल बात है, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज है, अवतारों में विश्वास को त्याग दिया। तो जो ब्रह्म समाज है वो अवतारवाद को नहीं मानता था, अवतारवाद को वो नहीं मानता और जाति व्यवस्था के खिलाफ थे। ठीक है, ब्रह्म समाज का एजेंडा था हिंदू धर्म को शुद्ध करना और एकेश्वरवाद का प्रचार करना, विशुद्ध रूप से उपनिषद और वेदों पर आधारित था। तो ब्रह्म समाज जो है उपनिषद और वेदों को बहुत महत्व देते हुए दिखाई देते थे। ठीक, ये ब्रह्म समाज से संबंधित है। यहां से क्वेश्चन आया था एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पिछले साल। देखिए क्या लिखा हुआ है, केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज के विचारों को अपनी बाक पटुता और उदारवादिता दृष्टिकोण से फैलाया, परंतु अंतर जाति विवाह को बढ़ावा देने के मुद्दे पर देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ उनका वैचारिक मतभेद हो गया। तो केशव चंद्र सेन जो है ब्रह्म समाज से जुड़े और ये बहुत ही शानदार व्यक्ति थे, पोलाइट व्यक्ति थे। इन्होंने ब्रह्म समाज के आदर्शों को, विचारों को बहुत तेजी से फैलाया। बट ये जो है अंतर जाति विवाह का समर्थन करते थे, ये चाहते थे कि दूसरी जाति में जाके विवाह हो जाए। पर देवेंद्रनाथ टैगोर कहते थे कि नहीं, ये जो है गलत चीज है, इससे जो है समाज विकृत होगा। इस पर इनका तालमेल नहीं बना। ठीक है, और इसी मतभेद के कारण जो क्या होता है, देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज के न्यासी के रूप में केशव चंद्र सेन से आचार्य की पदवी वापस ले ली। तो देवेंद्रनाथ टैगोर थे वो प्रमुख न्यासी थे, मैंने आपको बताया था किसके, ब्रह्म समाज के। तो जो उपाधि दी थी केशव चंद्र सेन को वो उन्होंने वापस ले ली और जो दी कब थी, 1858 में ब्रह्म समाज में शामिल होने पर प्रदान की थी केशव चंद्र सेन को। फलतः केशव चंद्र सेन ने 1865 में ब्रह्म समाज से पृथक हो गए, है ना। तो अंतरजाति विवाह पे उनकी बात नहीं बनी। देवेंद्रनाथ टैगोर कहते थे कि नहीं होना चाहिए, केशव चंद्र सेन कहते थे कि होना चाहिए। तो ये न्यासी थे देवेंद्रनाथ टैगोर, इनने कहा कि मैं तुम्हें इस संस्थान से हटाता हूं, ठीक है, उस पद से हटाता हूं। तो 1865 में ये सेपरेट हो गए। अब सेपरेट होने के बाद क्या हुआ, तो देवेंद्रनाथ टैगोर हैं, उनके जो अनुयायी हैं उनको कहा गया आदि ब्रह्म समाज कहलाया। उनका जो ग्रुप था आदि ब्रह्म समाज, मतलब आदि मतलब होता है पुराना ब्रह्म समाज। और जो केशव चंद्र सेन के विचारों को मानने वाले लोग थे उनको हमने कहा भारतीय ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज दो हिस्सों में टूट गया, एक हो गया आदि ब्रह्म समाज मतलब पुराना, और एक हो गया भारतीय ब्रह्म समाज। ब्रह्मवाद ही हिंदूवाद है, ये नारा ब्रह्म समाज ने दिया। इस वाक्य को याद रखिए, ये स्टेट पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है कि ब्रह्मवाद ही हिंदूवाद है, ये नारा किसने दिया, तो ये नारा दिया ब्रह्म समाज ने। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ब्रह्मवाद ही हिंदूवाद है, ये नारा दिया है हमें ब्रह्म समाज ने। ठीक, इसको याद रखेंगे आप। यही क्वेश्चन आया था, है ना, एमपीपीएससी में यही क्वेश्चन आया था कि ये वाला क्वेश्चन आया था कि देवेंद्रनाथ टैगोर ने किसने, मतलब केशव चंद्र सेन को जो है ब्रह्म समाज में पदवी दी थी। तो उस समय न्यासी कौन थे, देवेंद्रनाथ टैगोर, तो उन्हीं ने दी थी, है ना। केशव चंद्र सेन के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा हम, केशव चंद्र सेन के बारे में। तो केशव चंद्र सेन जो है वो सामाजिक सुधारों में गति लाने के लिए उन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की, केशव चंद्र सेन ने। ठीक है, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना करते हैं कौन, केशव चंद्र सेन। कब करते हैं, 1870 में। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, आपको लग ही रहा होगा नाम से कि इंडियन रिफॉर्म, ये भारत में कुछ रिफॉर्म करना चाहते हैं। रिफॉर्म मतलब होता है
कि कुछ खराब हो गया, उसको ठीक करना चाहते हैं, इसलिए इन्हें एक संगठन बनाया। कब बनाया? 1870 में। और सरकार से अनुरोध करके ब्रह्म विवाह अधिनियम बनवाया। कब? 1872 में, 2 साल बाद। तो 1870 में एक संगठन बनाया, 2 साल तक विरोध किया, 2 साल बाद एक कानून बन जाता, अधिनियम बन जाता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? ब्रह्म विवाह अधिनियम। इस ब्रह्म विवाह अधिनियम में क्या था? इस ब्रह्म विवाह अधिनियम में जो है बालिकाओं की जो शादी की उम्र है उसको बढ़ाया गया था कि बाल विवाह नहीं होने चाहिए, इसलिए कानून बना दिया गया था। अगर अब कोई बाल विवाह करता है तो उसे कानूनी रूप से वैध नहीं माना जाएगा, अतः उसे दंडित किया जाएगा, उसे दंड मिलेगा। लेकिन 1878 में आचार्य केशव चंद्र सेन ने अपनी ही पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से कर दिया। और जब ऐसा उन्होंने कर दिया तो जो ब्रह्म समाज विवाह अधिनियम 1872 था उसका उल्लंघन हो गया, क्योंकि उन्होंने ब्रह्म विवाह अधिनियम में बालिका की आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। तो उन्होंने 14 वर्ष से छोटी अपनी बेटी का विवाह राजा से कर दिया। किससे? कूच के राजा से कर दिया। तो फिर स्वाभाविक बात है कि अगर ऐसा करते हैं तो ब्रह्म समाज में उनके प्रति असंतोष पनपने लगा। तो केशव चंद्र सेन के प्रति ब्रह्म समाज में असंतोष पनपने लगा, और इसी असंतोष के कारण जो है केशव चंद्र सेन के अनुयायियों ने भारतीय ब्रह्म समाज से पृथक होकर साधारण ब्रह्म समाज बनाया। तो अभी हमने जो देखा था कि ब्रह्म समाज में जो है 2 हिस्से हो गए थे। हम यहां देख लेते हैं इसको, ठीक, यहां देख लेते हैं, समझ लीजिए। तो ये ब्रह्म समाज था, इसके 2 हिस्से हो गए थे। क्यों? क्योंकि देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन की आपस में अंतरजातीय विवाह को लेकर डिस्प्यूट था। तो एक को हमने कहा आदि ब्रह्म समाज और दूसरे को हमने कहा भारतीय ब्रह्म समाज। अभी क्या हुआ? केशव चंद्र सेन जो है अपनी पुत्री का विवाह बिहार के राजा से कर देते हैं, जबकि ब्रह्म विवाह अधिनियम आ गया था, उसका उल्लंघन कर देते हैं। तो फिर से जो है केशव चंद्र सेन के प्रति लोगों में असंतोष आ गया, इस संगठन में जुड़े हुए लोगों में। तो उन्होंने अलग होकर केशव चंद्र सेन वाले जो ग्रुप है उसको कहा गया साधारण ब्रह्म समाज, है ना, साधारण ब्रह्म समाज कहा गया, ठीक है इसको। और जो दूसरा था उसको भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से ही जाना गया। तो फिर इसका विभाजन हो जाता है, तो ये हो जाता है भारतीय ब्रह्म समाज और ये हो जाता है साधारण। तो ये केशव चंद्र सेन वाले लोग हैं। और साधारण ब्रह्म समाज की रूपरेखा थोड़ा शायद गड़बड़, एक बार इसको पढ़ते हैं, थोड़ा मुझे लग रहा है गड़बड़ हुआ है कुछ, है ना, एक बार देखिए। एक सेकेंड। फलस्वरूप केशव चंद्र के साधारण ब्रह्म समाज का गठन किया, ब्रह्म समाज से पृथक होकर साधारण ब्रह्म समाज का गठन किया, ठीक है। थोड़ा सा मेरा गड़बड़ हो गया था। जो साधारण ब्रह्म समाज है वो बनाया था ऐसे लोगों ने जो भारतीय ब्रह्म समाज से अलग हो गए थे, मतलब जो केशव चंद्र सेन की जो है बातों को नहीं मानते थे, उन्होंने बनाया साधारण ब्रह्म समाज। और इसका सूत्रधार कौन थे? आनंद मोहन बोस, है ना, इनके द्वारा बनाया गया, यही इसके प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है वो साधारण ब्रह्म समाज के प्रमुख समर्थक थे। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नाम भी याद रखेंगे, ये साधारण ब्रह्म समाज के प्रवर्तक थे। और साधारण ब्रह्म समाज की उत्पत्ति कहां से हो रही है? भारतीय ब्रह्म समाज से। और भारतीय ब्रह्म समाज कैसे बना था? जब एक्चुअल ब्रह्म समाज का 2 भागों में विभाजन हुआ था, आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर वाला और भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन वाला। केशव चंद्र सेन वाला फिर से टूटता है और एक धड़ा उसमें साधारण ब्रह्म समाज के रूप में निकलता है, उसे आनंद मोहन बोस जो है चेयर कर रहे थे, उन्होंने ही बनाया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है वो इसी से संबंधित थे। केशव चंद्र सेन ने 1861 में इंडियन मिरर नामक का पत्र का प्रकाशन किया, जो अंग्रेजी का भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडियन मिरर, इंडियन मिरर अंग्रेजी का भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार था, ठीक है, पहला अखबार था, ठीक। इस इंफॉर्मेशन को आप याद रखेंगे। 2 चीजें और इंपॉर्टेंट है इसमें। केशव चंद्र सेन ने टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन 1868 और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन 1870 की स्थापना भी की। इसको तो मैंने आपको पहले बता दिया था। टेबरनेकल ऑफ न्यू द डिस्पेंसन
1869 में। इसकी स्थापना भी की थी किसने? केशव चंद्र सेन से। तो ये जानकारी भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक, अगला देखिए देव समाज। तो देव समाज से संबंधित कौन व्यक्ति हैं? शिव नारायण अग्नोत्री। शिव नारायण अग्नोत्री देव समाज। देव कौन है? देव कौन है भाई? शिव ही देव है, तो ऐसे याद रखिए देव समाज शिव नारायण अग्नोत्री। देव कौन है? शिव और नारायण, तो शिव नारायण अग्नोत्री। 1887 में स्थापना की लाहौर में देव समाज की। ये एक धार्मिक संप्रदाय है जिसने गुरु की सर्वोच्चता और अच्छे कार्यों की आवश्यकता पर जोर दिया। तो देव समाज नाम से ही लग रहा है धार्मिक संप्रदाय संगठन था जो गुरु की सर्वोच्चता और अच्छे कार्यों पर बल देता हुआ दिखाई देता था। अच्छे कार्यों पर बल देता हुआ दिखाई देता था, इसलिए इसने एक प्रिंसिपल दिया नैतिक नैतिकता का। तो नैतिक नैतिकता का सिद्धांत किसने दिया? देव समाज ने दिया। देव समाज में शिव नारायण अग्नोत्री नैतिक नैतिकता का सिद्धांत दिया। क्यों? क्योंकि अच्छे कार्यों की आवश्यकता पर जोर देता। इसके साथ इसने विधवाओं का पुनर्विवाह हो, महिलाओं को शिक्षा मिले, जातियों में सामाजिक एकीकरण हो, बाल विवाह ना हो, सती प्रथा का रोका जाए, ये सब बातें भी कही। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा था कि नैतिक नैतिकता का निर्धारण भी किया देव समाज ने। देव समाज की जो बातें हैं और दर्शन है उसको देवशास्त्र नामक पुस्तक में लिखा गया। और देवशास्त्र नामक जो पुस्तक है उसको शिव नारायण अग्नोत्री ने लिखा था। शिव नारायण अग्नोत्री ने देवशास्त्र नाम की किताब लिखी जिसमें देव समाज के नियमों को, दर्शनों को, शिक्षाओं को लिखा गया। अगला है देवबंद आंदोलन। देवबंद, तो देवबंद आंदोलन है जो 1866 में मोहम्मद कासिम नौनोदबी और राशिद अहमद गंगोही द्वारा शुरू किया गया। नाम याद रखेंगे, मोहम्मद कासिम नौनोदबी और राशिद अहमद गंगोही द्वारा शुरू किया गया। कब? 1866 में। ठीक, एक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। ऑब्वियस सी बात है, पुनरुत्थान करना था किसका? मुस्लिम धर्म का। इसका उद्देश्य मुसलमानों के बीच कुरान और हदीस की शिक्षाओं का प्रचार करना था और विदेशी शासकों के खिलाफ जिहाद का समर्थन करना था। आप ध्यान से देखें इसका नेचर, तो ये कुरान और हदीस की बात कर रहा है। विदेशी शासकों के खिलाफ ये फतवा जारी कर देते थे, जिहाद कर देते थे। तो मूल रूप से ये जो था, ये जो संगठन था, ये रूढ़िवादी सिद्धांतों पर बेस्ड था। कैसे? मुसलमानों में रूढ़िवादी वर्ग द्वारा आयोजित किया गया था। तो देवबंद आंदोलन जो है रूढ़िवादी सिद्धांतों पर आधारित था, जो कुरान और हदीस की बात करता था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद 1875 में एक आंदोलन आता है जो मुस्लिम सुधार के लिए होता है, जिसको सर सैयद अहमद खां के द्वारा शुरू किया जाता है। इसमें फर्क ये होता है, ये मुस्लिमों के पुनरुत्थान के लिए तो है, परंतु ये पाश्चात्य के विचारों पर बेस है। ये कुरान और हदीस की बात नहीं करता है, ये फतवा जारी करने की और फतवा जारी करने की और क्या है, ये जिहाद का समर्थन नहीं करता है। ये कौन? अलीगढ़ आंदोलन। तो वो देवबंद आंदोलन था, ये है अलीगढ़ आंदोलन। 1875 में सर सैयद अहमद द्वारा शुरू किया गया। प्रमुख उद्देश्य मुस्लिमों में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना ताकि वे समाज के अन्य समुदायों के बराबर खड़े हो सके। तो बहुत अच्छी सोच थी सर सैयद अहमद खां की, जिससे शायद आज तक मुसलमान सफर कर रहे हैं, इस सोच को नहीं अपना पाए हैं। ठीक है, उन्होंने अपने आंदोलन में इस्लाम और विज्ञान के तालमेल बिठाने की कोशिश की और मुस्लिम समाज में जागरूकता बढ़ाने की। इसी संदर्भ में उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। तो साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? सर सैयद अहमद खान ने। देखिए आज भी मुसलमान जो है मदरसों की शिक्षा पर ज्यादा बेस्ड हैं, ज्यादा मानते हैं। 1875 में ये मूवमेंट चला रहे हैं अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद का, और उनको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मजाल है कि वो बाहर आ जाएं। बहुत मतलब ऐसी चीज है ना कि इनको समझना चाहिए और इनको बाहर आना चाहिए, इनको विज्ञान पे बल देना चाहिए। क्या होता है इससे, दिक्कत क्या होती है कि ये जो है समाज में पीछे रह जाते हैं। ये देखिए सर सैयद अहमद खां कह रहे हैं कि भाई समाज में अन्य समुदायों के बाहर बराबर खड़े नहीं हो पाते। जब हम पुरानी हदीस और कुरान की बात करते हैं, तो हम ये नहीं कहते कि कुरान और हदीस की बात मत करो, उसकी बात भी करो, बट आधुनिक शिक्षा को इग्नोर नहीं कर सकते आप, उसको साथ में लेके चलो। 1875 में मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में, जो आगे चल के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ आंदोलन से
1875 में अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया। इसी दौरान मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना होती है, जो विज्ञान पर बल देता हुआ दिखाई देता है, और यही जो आगे जाके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। तहजीब उल अखलाक, तहजीब उल अखलाक पत्रिका का संपादन किया इसने, और ये किस लिए थी? मुस्लिम समाज के सुधार के लिए थे। तो किताब का नाम याद रखेंगे, तहजीब उल अखलाक। फिर है एक मुस्लिम आंदोलन और देखते हैं, अहमदिया आंदोलन के नाम से ये जाना जाता है। ये कब होता है? वो 1866 में होता है। कौन सा? देवबंद। 1875 में होता है अलीगढ़, और 1889 में आपको देखने को मिल रहा है अहमदिया आंदोलन। मिर्जा गुलाम अहमद ने इसको शुरू किया। ये किस लिए शुरू किया? तो आप देखिए 1889 में ईसाई मिशनरियां और आर्य समाज के खिलाफ खड़े होने के लिए इसने शुरू किया। जैसे आर्य समाज की स्थापना हुई 1875 में, आर्य समाज 1880 के आसपास जो है एक आंदोलन चला रहा था, जिसे शुद्धि आंदोलन कह रहे थे। तो जो लोग मुसलमान धर्म में कन्वर्ट हो गए थे, और जो लोग, माफ कीजिएगा, जो मुस्लिम जो है ईसाई और हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो गए थे, या ये कहें कि जो लोग पहले हिंदू थे फिर मुसलमान बन गए फिर हिंदू बन गए, इनको रोकने के लिए मिर्जा गुलाम अहमद ने जो है यह आंदोलन चलाया। इनका यह कहना था कि आप अपना धर्म जो है कन्वर्ट मत कीजिए, क्योंकि शुद्धि आंदोलन में क्या था, जो मुसलमान बनाए गए हिंदू थे उनको वापस हिंदू बनाया जा रहा था, और जो ईसाई बना लिए गए लोग थे, जो ईसाई थे, ईसाई मिशनरियां थी, वो बहुत सारे मुसलमानों को जो शोषित थे, जिनको दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते थे, उनको लोभ प्रलोभन देकर मुसलमान बनाया गया, माफ कीजिए ईसाई बनाया गया, मुसलमानों को ईसाई बनाया गया। तो ये चाहते थे मिर्जा गुलाम अहमद कि हम इस कन्वर्जन को रोके। अहमदिया आंदोलन इस्लामी पुनरुत्थान का आंदोलन था, ठीक है, और इसने मुसलमानों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये आपको बात याद रखना है। तो मुख्य तौर पर अहमदिया आंदोलन के बारे में याद रखना है, 1889 में शुरू हुआ, मिर्जा गुलाम अहमद ने शुरू किया। उद्देश्य क्या था कि ईसाई मिशनरियां जो कन्वर्जन कर रही थी मुसलमानों का, वो ना हो, और जो शुद्धि आंदोलन चलाया जा रहा था आर्य समाज का, उसमें मुसलमान हिंदू वापस ना बन जाए, इसलिए यह शुरू किया गया था। फराजी आंदोलन एक और देखते हैं इसमें। फराजी आंदोलन ये सबसे पुराना आंदोलन है मुस्लिम पुनरुत्थान के संबंध में। इसे हाजी शरीयत उल्लाह द्वारा शुरू किया गया। कब? 1818 में बंगाल में। 1818 में बंगाल में हाजी शरीयत उल्लाह के द्वारा शुरू किया गया। शुरुआत में यह सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन था, लेकिन 1830 के आसपास यह आंदोलन राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों में उलझ गया, ठीक है। करों का भुगतान न करने के पर फराजी किसानों और हिंदू जमींदारों के बीच संघर्ष के कारण कई फराइद किसानों पर संदेह किया गया और उन्हें उत्पीड़ित किया गया। तो फराजी आंदोलन जो था, शुरुआत में तो धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन था, लेकिन बाद में जो है राजनीतिक आंदोलन बन जाता है, जब हिंदू और मुसलमान, हिंदू जमींदार और मुसलमान किसानों के बीच विवाद हो जाता है कर को लेके, है ना, इसको याद रखना है आपको। अंततः 1840 में जो है दादू मियां कब? 1840 में इस आंदोलन को अपने हाथों में ले लेते हैं, और ये जो है क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में बदल जाता है। किससे? सामाजिक और धार्मिक सुधार से। तो ये भी एक महत्वपूर्ण आंदोलन है, इसको आप याद रखें। कौन सा? फराजी आंदोलन। किसने शुरू किया? हाजी शरीयत उल्लाह ने। इसके बाद देखिए प्रार्थना सभा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रार्थना सभा कब हुई स्थापना? 1867, 1867 में प्रार्थना सभा की स्थापना होती है। किसके द्वारा? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की जाती है। कहां? महाराष्ट्र में। और केशव चंद्र सेन जो थे, इन्होंने इसमें मदद की थी इनकी। ब्रह्म समाज की तरह इसमें धार्मिक समाज के लिए 2100वाद का भी प्रचार किया गया, और मूर्ति पूजा वर्चस्व की निंदा की गई। सामान्य बात है, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी है। 4 सूत्रीय सिद्धांत पर ये काम करती थी। इनका जो एजेंडा था वो था जाति व्यवस्था को अस्वीकृत करना, विधवा पुनर्विवाह, महिलाओं की शिक्षा, पुरुष और महिलाओं दोनों की शादी की उम्र बढ़ाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी ना, शादी की उम्र बढ़ाना। कौन? प्रार्थना समाज बात कर रहा है, ठीक। समाज देश के कुछ हिस्सों में पुस्तकालय, मुफ्त वाचनालय,
स्कूल और अनाथालय स्थापित करना। तो प्रार्थना समाज आप देखिए कि कहीं ना कहीं सोशल वेलफेयर का काम करते हुए दिख रहा है, जहां मुफ्त वाचनालय, पुस्तकालय, स्कूल और अनाथालय जैसी चीजों को स्थापित करने की बात कर रहा है। जो पुरुष और महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ाने की बात करता हूं मैं दिखाई दे रहा है। उसके विचार थे, वो 1867 में बना था, तो प्रोग्रेसिव विचार लेकर ये आगे बढ़ रहा था। आत्माराम पांडुरंग को इस मामले में सलाम होना चाहिए। उसके बाद देखें आप 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जाती है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन 1897, क्या उद्देश्य था? रामकृष्ण के विचारों को आगे ले जाना, उसके साथ समाज सुधार करना, सोशल वेलफेयर करना। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद ने जीव की सेवा को ही शिव की सेवा माना है। जीव की सेवा को शिव की सेवा किसने माना है? जीव की सेवा ही शिव की सेवा है, मानव सेवा ही माधव सेवा है। ये किसने माना है? स्वामी विवेकानंद ने या रामकृष्ण मिशन ने। सभी धर्मों का सम्मान करना, सहिष्णुता, समाज की सेवा करना, जिससे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा शामिल हो, जिसमें, है ना? तो ये उद्देश्य है किसका? रामकृष्ण मिशन का, कि सभी धर्मों का सम्मान करें, सहिष्णु रहें, समाज की सेवा करें। समाज की सेवा विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में की जाए। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सभा में भारतीय दर्शन को प्रस्तुत किया, जिसमें भारतीय आध्यात्मिकता को ख्याति मिली। स्वामी विवेकानंद जो है वो मूर्ति पूजा और वेदांत के दर्शन में विश्वास करते थे। तो वेदांत के दर्शन में तो पहले भी विश्वास कर रहे थे, यहां एक नई चीज मिलती है आपको कि ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। ये कैसे करते थे? आपने सुना होगा कि रामकृष्ण परमहंस जो थे, उनके शिष्य थे स्वामी विवेकानंद, और रामकृष्ण परमहंस जो है काली के भक्त थे और काली की पूजा करते थे। मंदिर में काली की पूजा करते थे और उन्होंने जीभ काट के अपनी काली को समर्पित कर दी थी। तो वो मूर्ति के सामने ही तो पूजा कर रहे थे। तो निश्चित तौर पे विवेकानंद भी मूर्ति पूजा का समर्थन करते हुए हमें दिखाई देंगे। तो रामकृष्ण मिशन जो है मूर्ति पूजा का समर्थन करता है, आपको याद रखना है। मिशन का मुख्य उद्देश्य समाज सेवा करना था, ठीक है। स्कूल, अनाथालय, अस्पताल खुलवाना, जैसा हमने जो आत्माराम पांडुरंग की प्रार्थना समाज में देखा था, वही रामकृष्ण मिशन में भी हमें उद्देश्य दिखाई देता है। इसके अलावा जो आपदाओं से प्रभावित लोग हैं उनकी मदद करना भी इसका उद्देश्य था। यहां नोट करके एक बात लिखी गई है कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक भारत का आध्यात्मिक पिता कहा है। तो आधुनिक भारत के आध्यात्मिक पिता कौन है? स्वामी विवेकानंद। आधुनिक भारत के आध्यात्मिक पिता स्वामी विवेकानंद को किसने कहा है? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राममोहन राय को युगदूत भी कहा है, इस बात को भी याद रखिए। सुभाष चंद्र बोस सबको कुछ ना कुछ उपाधियां देते रहते थे, ठीक। हम सत्यशोधक समाज की बात करें तो सत्यशोधक समाज जो है वो ज्योतिबा फूले द्वारा स्टैब्लिश किया गया 24 सितंबर 1873 में। कहा? महाराष्ट्र में शुरू किया गया, ठीक। ज्योतिबा फूले ने 24 सितंबर 1873 में शुरू किया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जातिगत भेदभाव को रोकना था और शोषण का विरोध करना था, विशेषकर पिछड़े और दलित वर्गों में। ज्योतिबा फूले ने समाज में दलित और दलित महिलाओं के अधिकारों के लिए काम किया। बालिकाओं के लिए पुणे में पहला स्कूल खोला। तो बालिकाओं के लिए पुणे में, दलित बालिकाओं के लिए पहला स्कूल कौन खोल रहा है? ज्योतिबा फूले खोल रहे हैं पुणे में। ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी, क्या नाम था? सावित्रीबाई फूले ने मिलकर महिला शिक्षा और स्त्री अधिकारों पर सक्रिय भूमिका निभाई। सावित्रीबाई फूले को भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी। अच्छा, सावित्रीबाई फूले जो है भारत की पहली महिला शिक्षिका बनती है, ठीक। इस चीज को याद रखना है आपको। जैसे कादम्बिनी गांगुली जो है वो भारत की पहली ग्रेजुएट बनती है। जहां आप कांग्रेस के अधिवेशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको 6वें अधिवेशन में या 5वें अधिवेशन में ये दिखाई देता है, उन्होंने पहली बार लेक्चर दिया था। तो कादम्बिनी गांगुली जो है भारत की पहली ग्रेजुएट महिला थी। ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी। तो गुलामगिरी नामक किसने लिखी? ज्योतिबा फूले ने, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध करती थी। इसने जाति व्यवस्था को खारिज कर दिया, सीधी सी बात है। उपनिषद, वेदों और आर्य समाज के प्रभुत्व को भी खारिज किया। तो ज्योतिबा फूले ने आर्य समाज के प्रभुत्व को भी
खारिज करने की कोशिश की। ज्योतिबा फूले इस बात पर जोर दिया कि देवताओं के साथ संवाद करने के लिए किसी बिचौले की आवश्यकता नहीं है, लोगों को सभी धार्मिक अंधविश्वासों से मुक्त करने का प्रयास किया। तो ये मानते थे कि भाई आपको भगवान से कनेक्ट होने के लिए किसी पुजारी वुजारी की आवश्यकता नहीं है, आप खुद प्रार्थना करो और खुद ईश्वर से कनेक्ट हो जाओ। अच्छी बात है ना? ठीक। अब देखते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हो रही है। 1875 में ही आप देखें तो क्या हो रही है, दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज की स्थापना कर रहे हैं। तो कहां हो रही है? 1875 में संयुक्त राज्य अमेरिका में मैडम HP ब्लास्टस्की और कर्नल एकॉल्ट द्वारा की गई। बाद में 1882 में आप देखें तो इसका मुख्यालय अमेरिका से हटाकर मध्य प्रदेश के भारत के मद्रास या RDR में स्थानांतरित किया गया। तो स्थापना हुई 1875 में। 1882 में जो हेडक्वार्टर है वो US से ले जाके मद्रास और RDR में शिफ्ट किया गया। ये जो है सार्वजनिक भाईचारे पर बेस्ड थी। कौन? थियोसॉफिकल सोसाइटी, है ना? ये आत्मा के स्थानांतरण पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करते थे। समाज की विचारधारा में उपनिषदों, सांख्य, योग, वेदांतिक परंपराओं से प्रेरित थे। इसमें यह भी उपदेश दिया गया कि चिंतन, प्रार्थना और रहस्य घटना द्वारा व्यक्ति की आत्मा और ईश्वर के बीच एक विशेष संबंध स्थापित किया जा सकता है। एक इंफॉर्मेशन इसको रीड कर लीजिएगा, है ना? और अगर थियोसॉफिकल सोसाइटी के भारतीय नेतृत्व की बात करें तो भारत में इसका नेतृत्व किसने किया? तो आप देखेंगे कि एनी बेसेंट जो है 1893 में जो है इस संगठन की बागडोर संभालती हैं। किसकी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की। कौन? एनी बेसेंट। ठीक। अगला है यंग बंगाल आंदोलन। इससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। यंग बंगाल आंदोलन कब शुरू किया गया? लगभग 1825 के आसपास शुरू किया। इसकी एग्जैक्ट कोई डेट नहीं है। किसके द्वारा? हेनरी विवियन डेरिजियो द्वारा शुरू किया गया, जो 1821 से 31 के बीच कलकत्ता हिंदू कॉलेज के शिक्षक थे। और हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी 1817 में? बताइए। राजा राममोहन राय ने। किसके सहयोग से? डेविड हेयर के सहयोग से। फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित होकर उन्होंने अपने छात्रों को तर्कसंगत सोच, स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता के बारे में पढ़ाया और उनके उत्तेजक विचारों की शुरुआत हुई उनके अंदर। तो जो हेनरी विवियन डेरिजियो है वो फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित थे। और फ्रांसीसी क्रांति में आपको पता है कि स्वतंत्रता, समानता और तर्कवाद का जो है बोलबाला था। तो उसी से प्रेरित होकर उन्होंने यहां के बच्चों को, भारतीय बच्चों को भी इस तरीके की शिक्षा दी। उनके छात्र, जिनके बाद उन्हें डेरोजियन कहा गया, ने हेनरी विवियन डेरोजियन के विचारों और शिक्षाओं को बंगाल के लोगों तक पहुंचाया। तो निश्चित बात है किसी शिक्षक के विचारों को उसके विद्यार्थी ही आगे पहुंचाएंगे। उन्होंने तर्कहीन रूढ़िवादी प्रथाओं की आलोचना की। ये तर्क को सपोर्ट करते थे, तर्क को करते थे, तो तर्कहीन बातें हैं उनको उनकी आलोचना करेंगे। महिलाओं के अधिकारों की वकालत की, प्रेस की स्वतंत्रता की बात की, जमींदारों के खिलाफ रैयतों का समर्थन किया। रैयतों का समर्थन किया, रैयत मतलब किसानों का समर्थन किया। उच्च सरकारी कार्यालयों में भारतीय नियुक्तियों के पक्ष में थे। तो कौन था, कौन ऐसा विदेशी था जो उच्च भारतीय कार्यालयों में भारतीयों की नियुक्ति चाहता था? हेनरी विवियन डेरोजियो। इसको याद रखेंगे आप। फिर देखिए एक संगठन है भारतीय धर्म महामंडल। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन देख लीजिए, एमपीपीएससी सवाल बना सकता है, बाकी मुझे लगता नहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी देख लीजिए। भारतीय धर्म मंडल कब स्थापना हुई? 1887 में। भारतीय धर्म मंडल स्थापना 1887 में किसने कर ली? कि पंडित दीनदयाल शर्मा ने की। और ताकि रूढ़िवादी शिक्षित हिंदुओं को एक साथ लाया जाए और सनातन धर्म का संरक्षण किया जाए। नाम देखिए, भारतीय धर्म महामंडल। भारतीय धर्म, तो भारतीय धर्म यानी सनातन धर्म का संरक्षण करने के लिए 1887 में पंडित दीनदयाल शर्मा, जो रूढ़िवादी लोग हैं, जो पुरानी पद्धतियों को मानते हैं, उनको एक साथ ला रहे हैं
ताकि हम सनातन धर्म का संरक्षण कर सके। याद रखिएगा धारा सभा, और धारा सभा का संबंध है राधाकांत देव से। राधाकांत देव ने 1839 में धारा सभा की स्थापना की, है ना। धारा सभा राधाकांत देव 1839 में, ये पश्चिमी विचारों को बढ़ावा देता था। 1839 धारा सभा, राधाकांत देव। बस। मद्रास हिंदू सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, तो 1892 में ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बेरे श्रीलिंगम पुंतलू। बेरी श्रीलिंगम पुंतलू ने 1892 में मद्रास हिंदू रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की। आपको नाम से लग रहा है कि एक संगठन है, वो क्षेत्रीय संगठन है, मद्रास का संगठन है, और हिंदू रिफॉर्म एसोसिएशन मतलब हिंदू धर्म में सुधार करने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक सामाजिक शुद्धता आंदोलन था। इस समय दक्षिण भारत में देवदासी व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो आपको मैं बता दूं कि जो मद्रास हिंदू रिफॉर्म एसोसिएशन है, दक्षिण भारत में एक प्रथा प्रचलित थी, देवदासी प्रथा, उसके खिलाफ खड़ा हुआ था। और ये नाम बेरे श्रीलिंगम पुंतलू बहुत इंपॉर्टेंट है। 1992 सॉरी। फिर देखिए सत्य महिमा धर्म। सत्य महिमा धर्म अब ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1860 में इसकी स्थापना होती है। मुकुंद दास या महिमा गोसाई ने इसकी स्थापना की। ये एक ईश्वर के अस्तित्व को मानते थे, एक ईश्वर के अस्तित्व को मानते थे। अलख परम ब्रह्मा, अलख परम ब्रह्मा, इस शब्द को याद रखिए। अलख परम ब्रह्मा मतलब ईश्वर एक है, ईश्वर केवल एक है, इस बात को मानते थे। कौन? सत्य महिमा धर्म वाले। और किसने इसकी स्थापना की थी? मुकुंद दास या महिमा गोसाई। मुकुंद दास या महिमा गोसाई ने। कब? 1860s में। परमहंस मंडली, ये इंपॉर्टेंट है। परमहंस मंडली, देखिए परमहंस मंडली की जो स्थापना है वो हमें महाराष्ट्र में देखने के लिए मिलती है। 1849 में बाल शास्त्री जंबोरकर और दादोबा पांडुरंग ने की थी। दादोबा पांडुरंग ने की थी। इनके 7 सिद्धांत थे। तो परमहंस मंडली के कितने सिद्धांत थे? 7 सिद्धांत थे। स्थापना कब हुई? 1849 में हुई। किसने की? बाल शास्त्री जंबोरकर और दादोबा पांडुरंग। कौन कौन से सिद्धांत है एक बार देख लेते हैं। केवल भगवान की पूजा की जानी चाहिए, और किसी की पूजा नहीं की जानी चाहिए, केवल भगवान की। आध्यात्मिक धर्म एक है, एक ही धर्म है आध्यात्म का। वास्तविक धर्म प्रेम और नैतिक आचरण पर आधारित है। प्रत्येक व्यक्ति को विचार करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। हमारे कार्य और भाषण तर्क के अनुसार होने चाहिए। मानव जाति एक जाति है, मतलब ये जाति प्रथा का विरोध करते थे। और सभी को सही तरीका का ज्ञान दिया जाना चाहिए। मतलब ये ज्ञान की तो बात करते थे, पर ज्ञान में भी एक कदम आगे बढ़ के कि सही तरीके का ज्ञान दो, फॉल्स इंफॉर्मेशन मत दो। परमहंस मंडली जिस सिद्धांत आप देख रहे हैं, क्या आज इन सिद्धांतों की भारत में जरूरत नहीं है? क्या हम मिस इंफॉर्मेशन से, मिस नॉलेज से गवर्न नहीं हो रहे हैं? क्या हम जाति प्रथा के बीच नहीं उलझे हुए हैं? क्या हम अपनी बातों और भाषणों में तर्क का प्रयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या हमारे देश में सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता है? इस मामले में आप कह सकते हो। तो वास्तविक धर्म जो है प्रेम और नैतिक आचरण पर आधारित होने चाहिए। तो कितना प्रेम और नैतिक आचरण बचा है इसकी तो आप बात ही छोड़ दीजिए भारत में, है ना। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों, ये रैशनल चीजें हैं। और परमहंस मंडली उस समय बात कर रही थी, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक लगती है। फिर है आबेरमपुरम आंदोलन, 1888 में शुरू हुआ। श्री नारायण गुरु, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है श्री नारायण गुरु का, इसलिए मैंने इनके एक आंदोलन को लिया। वैसे ये आबेरमपुर आंदोलन 1888 में होता है, श्री नारायण गुरु के द्वारा शुरू किया गया। इस आंदोलन ने एझावा समुदाय, जो निम्न जाति थी, एझावा समुदाय पर लगाए गए धार्मिक और सामाजिक प्रतिबंधों की अवहेलना की। तो स्वामी नारायण गुरु जो थे, उन्होंने अरबीपुरम आंदोलन शुरू किया। कब? 1888 में। और एझावा जनजाति, जो निम्न जनजाति थी, इस पर कुछ धार्मिक और सामाजिक प्रतिबंध लगाए गए थे, उनका विरोध किया। ठीक, इंपॉर्टेंट है। प्रार्थना समाज, हमने आत्माराम पांडुरंग, इसको देख लिया, रिपीट हो गया ये। हरिजन आंदोलन की बात करें तो देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में देखें तो वहां हम हरिजन आंदोलन को देखेंगे, लेकिन यहां देख लेते हैं हरिजन आंदोलन के नेता कौन थे? महात्मा गांधी। मुख्य उद्देश्य क्या था? अस्पृश्यता और जाति आधारित भेदभाव का विरोध करना।
महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता के खिलाफ आवाज उठाई और इसे मानवता के खिलाफ अपराध कहा। ठीक है, इन्होंने हरिजन सेवा संघ की स्थापना की कब? 1932 में, और 1932 में ही, ठीक है, हाँ, इन्होंने हरिजन सेवा संघ की स्थापना की। गांधी जी ने हरिजन नामक जो है साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की, साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की, जिन्होंने समाज में फैली बुराइयों और सुधारों पर प्रकाश डाला। तो हरिजन नामक पत्रिका की शुरुआत करते हैं महात्मा गांधी, जो साप्ताहिक पत्रिका होती है। ठीक है, गांधी जी शुरू करते हैं, इसको याद रखिए। समाज सुधारों में कुछ अन्य बातें देख लेते हैं हम लोग कि बाल विवाह के विरुद्ध सर्वप्रथम राजा राममोहन राय ने आवाज उठाई थी, परंतु आवाज केशव चंद्र सेन और बीएम मालवाचारी के प्रयासों से 1872 में ब्रह्म बाल विवाह अधिनियम पारित हुआ, 1872 में, है ना, जिसका उल्लंघन केशव चंद्र सेन ने किया था, जिसमें 14 वर्ष से कम आयु की बालिका और 18 वर्ष से कम उम्र के बालकों के विवाह को प्रतिबंधित कर दिया गया था। आगे देखिए, एसएस बंगाली के प्रयासों से 1891 में ब्रिटिश सरकार ने एज ऑफ कंसेंट एक्ट लेके आई, एसएस बंगाली के प्रयासों से, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं को के विवाह पर रोक लगा दी। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि 1872 में जब ऐसा कानून ऑलरेडी आ चुका है कि जो 14 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं की विवाह पर रोक लगा रहा है, तो एसएस बंगाली ये कौन सा अधिनियम लेके आ रहा है ब्रिटिश सरकार के साथ, जहां एज ऑफ कंसेंट एक्ट लेके आ रहा है और महिलाओं की आयु जो है 14 से 12 कर दी जा रही है। 1930 में बाल विवाह को रोकने के लिए शारदा अधिनियम लेके आया गया, शारदा अधिनियम लेके आया गया। शारदा सदन की स्थापना की थी, किसने की थी? पंडित रमाबाई ने। कब? 11 मार्च 1889, याद रखेंगे। शारदा अधिनियम आया कब? 1930 में, बाल विवाह को रोकने के लिए आया, है ना, और बालिकाओं की उम्र 14 वर्ष और बालकों की उम्र फिर से 18 वर्ष निर्धारित की गई। विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान जो है आचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने दिया, और उन्होंने डलहौजी को पत्र लिखा और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लेकर आए, और 1856 में जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया। किसके प्रयासों से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। ठीक है, तो ये जो है हमने सारी चीजें डिस्कस की सामाजिक और धार्मिक सुधार के संबंध में। अब अगली क्लास में हम इसके एमसीक्यू देखेंगे, जहां हम इससे संबंधित कुछ और इंफॉर्मेशन भी आपसे शेयर करेंगे, और एमसीक्यू किस तरीके के बन सकते हैं, अभी तक किस तरीके के एमसीक्यू इस टॉपिक से बने हैं, इस बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन। मिलते हैं अगली क्लास में।